तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि आपकी CSIR नेट की प्रॉब्लम है। ये 2011 में पूछी गई थी। ठीक, इन्होंने क्या पूछा था, इफ डी बी आर नॉन जीरो n by n रियल मैट्रिक्स विथ n इज ग्रेटर इक्वल टू 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन इज वैलिड। कौन सा इम्प्लीकेशन वैलिड है? ओके, देखिए नॉन जीरो मैट्रिक्स बोला, और इन्होंने बोला कि जो हमारे उसका ऑर्डर है दैट इज मोर देन 2 या इक्वल टू 2। 1 अगर ले लेते हो नॉन जीरो कहते हैं तो सिंगल एलिमेंट होगा, तो क्लियर वो दिखने लगेगा, फिर उसमें उसके डिटर्मिनेंट या रैंक की बात सिंपल 1 आएगा और उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, तो दैट इज वाज इनफ। बट यहाँ पर इसने इसीलिए इसको मेंशन कर दिया है कि हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो एलिमेंट क्या है डी डजेंट मैटर। तो इसलिए इन्होंने n इज ग्रेटर इक्वल टू 2 ले लिया। ठीक है, लेट अस सी कि क्या चीज सही है। इन्होंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ d इज जीरो implies रैंक ऑफ d इज इक्वल टू जीरो। क्या ये ट्रू है? अच्छा, डिटर्मिनेंट जो अगर जीरो आ जाता है तो जिस ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स होती है उस ऑर्डर की उतना रैंक नहीं होता, उससे रैंक क्या होता है, लेस। मीन दैट इन दिस केस if we are saying कि determinant of d is equals to 0, it means that कि this rank of d will not equals to n. It will be, you definitely we can say कि rank of d is strictly less than n। क्योंकि अगर n के इक्वल रैंक होना है तो उसको नॉन जीरो डिटरमिनेंट को होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना। ओके, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एग्जैक्ट फुल रैंक नहीं होगी उस मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। लेकिन इससे ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती है कि रैंक जीरो है ना। अगर आप मान लो इसका तुम्हें कुछ देखना है, काउंटर एग्जाम्पल देखना है, तो आई जस्ट पुट इट लाइक दिस 1 0 0 0। ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा, और इसका जो रैंक है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स डी है, इफ आई एम जस्ट टेकिंग दिस जो डी, तो इसका रैंक है 1, है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0। बट अगर इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो जीरो आ जाएगा। ओके, तो इट मीन दैट कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज नॉट करेक्ट, इट इज योर नॉट करेक्ट। क्लियर, मतलब देयर एग्जिस्ट मैट्रिसेस which determinant is zero but rank is not equal to zero। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, this this determinant, yes, आपने कुछ लिखा एस, अच्छा अच्छा एस लिखा था। ओके, तो ये पहला समझ में आ गया कि हमारे पास अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है तो इससे ये नहीं कह सकते इसकी रैंक भी जीरो होगी, है ना। ओके, तो क्लियरली मेंशन है डी इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट इज देयर विच इज नॉन जीरो, है ना। जीरो मैट्रिक्स नहीं है हमारे पास। अगर जीरो मैट्रिक्स होती तो हम जीरो मैट्रिक्स भी तो हमारे पास था ना, कि जीरो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास तो उसकी रैंक जीरो हो जाती। अगर मान लो ये चीज ना मेंशन होती कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो उस केस में मे और मे नॉट कंडीशन आ जाती। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इन्होंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ डी 1, मतलब अब डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आ गया है, तो रैंक ऑफ डी विच इज नॉट इक्वल टू 1 डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि जो हमने मैट्रिक्स लिया है उसका जो ऑर्डर है दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 2, मतलब मिनिमम जो ऑर्डर हो सकता है वो 2 हो सकता है। और अगर हमारे पास डिटरमिनेंट 1 है, इसका मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब उसकी रैंक फुल रैंक है।
जितना भी ऑर्डर होगा उतनी रैंक है। तो हमारे पास जो रैंक ऑफ डी हो सकता है इन दिस केस, दैट इज योर टू। 2 by 2 की होगी तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बट 1 नहीं होगा, है ना। तो यू कैन सी क्लियरली, बिकॉज मैट्रिक्स वॉज नॉन जीरो, if determinant is 1, it means non-zero determinant, the rank of D is not equals to 1। ओके, तो रैंक 1 नहीं होगी, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा है n इज ग्रेटर इक्वल टू 2। तो यहाँ पर पहला सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, या दैट इज ओके। अब इन्होंने रैंक की बात करेंगे, इन्होंने कहा रैंक ऑफ डी इज 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0। रैंक 1 है तो डेफिनेटली डिटरमिनेंट को 0 होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास 2 by 2 ऑर्डर या 3 by 3 ऑर्डर की है, 1 ऑर्डर की नहीं है, इसलिए यहाँ पर फुल रैंक नहीं है ना। तो इसलिए हमारे पास इसका डिटरमिनेंट 0 होना ही पड़ेगा अगर रैंक उसकी 1 है। तो इट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू एन। एन का मतलब है फुल रैंक, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, नॉन 1 नहीं। 1 के अलावा और भी नंबर हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि 1। हमारे पास 1 भी तो हो सकती है भाई, डिटरमिनेंट तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकती है, 1 भी हो सकती है। इफ आई एम जस्ट टेकिंग लाइक दिस, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सपोज दैट हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, दिस इज योर, ठीक है। तो इसकी रैंक कितनी है? रैंक इसकी 2 है, इट मीन्स फुल रैंक। और इसका डिटर्मिनेंट की बात करें तो 1 आ जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास रैंक अगर फुल रैंक है तो उसका डिटर्मिनेंट 1 नहीं हो सकता, हो सकता है। इसका मतलब ये भी बात इन्होंने गलत कही। ओके, समझ में आ गया? तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के एनालिसिस करनी है, आपको क्वेश्चन के आंसर्स पे नहीं जाना है। आपको जो आपने थ्योरी पढ़ी है ना रैंक की या फिर मैट्रिसेस के ऊपर, तो उनकी थ्योरीज को यूज करके एनालिसिस करनी है। ये जो प्रैक्टिस अगर आ गई आपके अंदर तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे चीजों को, समझ रहे हैं ना ज्योति? ऐसे ही करा जाता है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। तो एक छोटा सा सवाल है, बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। if a b are n by 1 non-zero non-zero column matrix, then the rank of n by n matrix a dash h, if a is your n by 1 non-zero column matrix, then rank of n by n matrix is। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेट अस सी। क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑप्शंस लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन इन्होंने लिखा है 0, दूसरा ऑप्शन इन्होंने लिखा है 1, तीसरा ऑप्शन लिखा है इन्होंने। आप बताइए ज्योति क्या आंसर आएगा? बताइए क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? बताइए, आंसर टाइप करा आपने?
के ऊपर एक हमने रिजल्ट दिखाया था। एन होगी। चलो थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। आइए जरा, लेट अस सी। अगर मालूम नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, है ना। अगर रिजल्ट पूरा प्रॉपर याद नहीं है, ठीक है, हालांकि एक रिजल्ट होता है उसका भी आंसर हम नहीं बताएंगे, लेकिन देखो कैसे होता है। हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कॉलम ही मैट्रिक्स तो है, तो हमने ए बराबर ले लिया, दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स लाइक दिस। और क्योंकि यहाँ पर एन बाई एन की बात कर रहे हैं, तो हमने सिंपली बहुत ज्यादा हम नहीं गए, हमने थ्री थ्री बाई वन का हमने ले लिया। ठीक है, दिस इज योर A11, A21 और A3 1। ये हमने ले लिया, दिस इज ऑफ 3 बाई 1 मैट्रिक्स। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। ओके, दिस इज योर 1/3। और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे A8 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास, ये वाला रो इस कॉलम के साथ, इट मीन इट विल बी योर A11 का स्क्वायर, फिर दिस मल्टीप्लाइड टू दिस, दी A11 और A21। फिर हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो A11 A31। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो A21 A11। फिर हमारे पास A21 और का स्क्वायर, फिर हमारे पास A21 और ये हमारे पास हो जाएगा A31। ठीक, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा A31 A11 A32, मतलब A31 और A21, और फिर हमारे पास A31 का होल। क्लियर, यहाँ तक समझ में, ये आपका 3/3 आ गया। अब एक चीज यहाँ से हमको दिख रही है, बहुत साफ और क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। क्या दिख रही है, वट एवर इट इज 3/3, हम n/n/1 ले लिए होते। हमें चीज रहती, जो फर्स्ट रो है, दिस इज R1, इस R1 के अंदर हमने मल्टीप्लाई करा है क्या, यू कैन से कि हमने मल्टीप्लाई करा है, दिस इज योर A21 अपॉन A11, और हमको क्या बन गई है R2। इसका मतलब R2 स्केलर मल्टीपल है किसकी, R1। दिस इज R2 इज नथिंग, दिस इज समथिंग इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ R1। इसी तरीके से जो R3 है वो भी हमारे पास समथिंग K डैश टाइम्स ऑफ R1। इज इट क्लियर और नॉट, देख पा रहे हैं। अगर इसमें हम A11 है, A11 से डिवाइड कर दें और A21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस R2। इसी तरीके से A11 से डिवाइड करके A31 से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट R3। इट मीन्स दैट कि अगर हम एक कॉलम मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स जो बनेगी उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जितनी भी अदर कॉलम्स आते रोज आती हैं, वो सारी की सारी हमारे पास स्केलर मल्टीपल होती हैं फर्स्ट वन। ठीक है, तो फर्स्ट वन की होती है, इट मीन दैट अगर ऐसा होता है कि आर अदर रोज आर द स्केलर मल्टीपल, तो इन दैट के, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला कि इट इज अ नॉन जीरो कॉलम,
इसका मतलब एक रो जो है नॉन जीरो जरूर होगी, ठीक है। और अदर आर द स्केलर मल्टीपल, तो अदर जब हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म कन्वर्ट करने जाएंगे तो सारे अदर रो जीरो बन जाएंगे, एक ही हमारी नॉन जीरो बनेगी। तो व्हाट एवर द ऑर्डर, है ना, जो रैंक होगी, रैंक ऑफ दिस ए डैश, इट विल बी डेफिनेटली वन, है ना, एक ही नॉन जीरो रो मिलेगी। क्लियर? कितना अच्छा सवाल इन्होंने दिया, है ना, कि हम अगर एन बाई, अच्छा, एन बाई एन जब हम करते हैं, मतलब और उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उन दैट केस उसकी रैंक जो है वो वन होती है, डेफिनेटली वन ही होगी। इफ नॉन जीरो कॉलम है, अगर जीरो कॉलम है तो जीरो रैंक होगी, दैट इज मैटर। ओके, आया समझ में? ऐसे छोटा सा ना, जब जब कभी भी इस तरीके का ऐसे कोई और कोई रिजल्ट है जो एन बाई एन में होल्ड कर रहा है या एन बाई एन में चेक करना है, तो इसका मतलब हर एक एन के लिए वो चीज ट्रू रही होगी। ये ध्यान देना, अगर कोई रिजल्ट कभी एन बाई एन, तो ये जनरल वे में बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप टू बाई टू में भी चेक कर सकते थे, अगर टू बाई टू में हमको चीजें मिल जा रही हैं, तो वो चीजें थ्री बाई थ्री में भी वही होल्ड कर रही होंगी, वही चीज फोर बाई फोर में भी होल्ड कर रहा होगा। तो हमें जब क्वेश्चंस करना होता है तो समय बचाने के लिए हम लोग उसको थ्री बाई थ्री या टू बाई टू के अंदर हम देख लेते हैं कि ये चीज क्या आएगी। मतलब अगर कोई रिजल्ट, भैया ने तो यहाँ पर एक जनरल नंबर है ना, एन की जगह कुछ भी हो सकता है, तो अगर कोई रिजल्ट हमारा ट्रू हो रहा है टू बाई टू के लिए, तो इसका मतलब वो थ्री बाई थ्री के लिए भी वही रिजल्ट है, वही रिजल्ट फोर बाई फोर के लिए भी है, इसका मतलब वही रिजल्ट एन बाई एन के लिए भी है। तो छोटे ऑर्डर के अंदर देखना इजी होता है, उसकी कैलकुलेशन इजी होती है, तो इसलिए ये ये चीज जब आप प्रैक्टिस में लाइए चीजों को, जब आप कभी भी हमको मैट्रिसेस का या कहीं पर ऐसा हो जो एन के ऊपर बेस्ड हो रिजल्ट और उसे चेक करना है, तो उसको एक छोटे ऑर्डर या छोटे नंबर के को देख ले, मतलब में चेक कर लीजिए। ओके, और वो उसमें अगर ट्रू हो गया तो इसका मतलब और चीजों के लिए वो भी ट्रू होगा, अगर वो रिजल्ट दिया है तब। ठीक है, अभी मान लो सपोज दैट हमने थ्री बाई थ्री लिया और थ्री बाई थ्री के लिए रैंक वन नहीं आती, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एन बाई एन के लिए भी चीज गलत हो गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं। इक्वेशन है, वो रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है, हमने रिजल्ट्स पढ़े थे उसके ऊपर बेस्ड है। ये सीसायार नेट जून 2012 में पूछा गया था, क्वेश्चन ये है, हम लिखते हैं और आपको आंसर बताना है, जो रिजल्ट्स हमने पढ़े उन्हीं में से। let A and B be n by n real matrices in which of the following statements is correct? Which of the following is correct? Number one, that rank of A plus B is just equal to rank of A plus rank of B. ठीक, दूसरा है तुम्हारे पास, that is your rank of A plus B is less or equal to rank of A प्लस रैंक ऑफ बी। आपको आंसर बताना है इसका, रिजल्ट्स अगर पढ़ रखे आपने, याद करा है रिजल्ट्स। रैंक ऑफ ए प्लस बी
is equals to minimum of the rank of A and rank of B, which is इसका minimum. Next, बताइए कौन सा हमारे पास सही होगा। हम्म, आप आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूँ। थर्ड ऑप्शन। अच्छा, ठीक है। हमने ए बराबर लिया है, ध्यान देना, आई, और बी बराबर लिया है -i। ठीक, 3/3 ले लो। व्हाट विल बी ए प्लस बी? ऑब्वियस सी बात है, नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो रैंक ऑफ ए प्लस बी वो हो गई 0। बट इसकी रैंक तुम्हारे पास है 3, इसकी रैंक है तुम्हारे पास, रैंक ऑफ ए इज 3, रैंक ऑफ बी इज आल्सो 3। तो मिनिमम तुम्हारे पास क्या हुआ? मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू 3। बट ए प्लस बी की रैंक तो 0 आ रही है, तो ऑप्शन थर्ड कैसे सही हो गया? इवन दो जिससे ऑप्शन 4 भी गलत हो गया, मैक्सिमम वाला भी सिस्टम खत्म। फिर मैक्सिमम भी 3 आएगा, मिनिमम भी 3 आएगा, बट रैंक ऑफ ए प्लस बी इज योर 0 विच इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब 3 और 4 तो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। आप बताइए कौन सही होगा? इवन दो तुम्हारे पास सेकंड ठीक फर्स्ट होगा ऑप्शन भी सर। खत्म हो गया इस सेकंड काउंटर एग्जांपल से। सेकंड सेकंड सही है। यस, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट। समझ में आया? यस सर। काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना बहुत जरूरी है। एक सवाल हम लोगों ने पढ़ा था, लेट अस सी, क्वेश्चन 1 है, बहुत अच्छा सवाल है कि इफ ए बी एन n by n मैट्रिक्स ऑफ रैंक n-2, तो एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक n-2 है, and n obviously greater than 2, they are taking greater than 2, then the rank of, ये आप बताएंगे, और इसका आंसर अगर गलत हुआ ना तो जो है अच्छा नहीं होगा। If A be n by n matrix of rank n-2 and n is greater than 2, then the rank of adjoint of A is, that is your n-1 and 3 is 2 and 4 is 0। बताइए क्या आएगा आंसर?
बताइए भाई। हम्म। हम आप वो जो है चैट चेक कर रहे हैं। अभी आंसर आया नहीं आपका। तो तब तक एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, करो। If the nullity of the matrix A1 2 1 minus का 1 minus का 2 1 1 4, then the value of बताइए ज्योति, क्या आंसर आएगा? आप है ना क्लास में? यस सर। क्या आंसर आएगा? सर फोर्थ का जीरो है क्या? फोर्थ का जीरो आएगा तो सीधे से बता क्यों नहीं रहे? इफ ए बी एन बाई एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक एन माइनस टू, तो 100% अगर रैंक एन माइनस टू है, तो इसका मतलब है जो एन माइनस वन ऑर्डर की सब मैट्रिसेस हैं, उनका सबका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो है ना। और एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर एन माइनस वन ऑर्डर के जो डिटरमिनेंट्स होते हैं उन्हीं का कलेक्शन होता है, उन्हीं में तो जो कोई कोफैक्टर्स होते हैं एडजॉइंट के अंदर, और कोफैक्टर्स तुम्हारे पास एन माइनस वन ऑर्डर के होते हैं। तो एन माइनस वन ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं, जितने भी हमारे पास कोफैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। इट मीन दैट कि तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स है, जो भी हमारे पास जो बनेगी, दैट विल बी ऑफ, और इसीलिए इन्होंने ऑर्डर की बहुत विशेषता से ध्यान रखा है कि एन इज मोर देन टू, क्योंकि टू ऑर्डर में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एडजॉइंट तुम्हारा जीरो आ जाए, क्योंकि वहां पर जो वन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, दैट वन ऑर्डर का एलिमेंट तो है ना वहाँ। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। इट मीन्स उसका जो रैंक है वो भी हमारे पास जीरो। इसका बताइए, इफ नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज वन, देन द वैल्यू ऑफ ए क्या आएगी? ये गेट का प्रॉब्लम है, 2010 में गेट पे पूछा गया था। इसमें सिंपली रैंक नलिटी थ्योरम लगा देंगे हम लोग, है ना। रैंक नलिटी थ्योरम हमारे पास क्या होती है कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसका मतलब यहाँ पर थ्री हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से रैंक निकालेंगे, क्योंकि नलिटी तो गिवन है, ठीक है, तो अगर इसकी हम रैंक आर प्लस एन इज जस्ट इक्वल टू नंबर थ्री, यहाँ पर थ्री है ना, तो नलिटी हमारे पास, तो दिस इम्प्लाइज रैंक तुम्हारे पास अगर निकालना है तो वन इज इक्वल टू थ्री, दिस इम्प्लाइज रैंक इज जस्ट इक्वल टू टू, और रैंक टू है। इट मीन दैट ये जो भी मैट्रिक्स अगर हम इसको कह दे रहे हैं दिस इज योर ए, तो इसका डिटरमिनेंट 100% क्या है? जीरो।
है ना, तभी तो रैंक रैंक अगर लेस रैंक 3 नहीं है ना, तो इसलिए रैंक हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 रहा होगा, तो कुछ नहीं करना, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर देना है और के की वैल्यू निकल आएगी। जस्ट इक्वल टू, यहाँ से के को सिंप्लीफाई करके आप निकाल लीजिए, के ये गया, ये दिस इज योर -1 -2 1 4 एंड दिस इज -1, ये गया, ये गया, दिस इज 1 1 -2 एंड 4 एंड दिस इज योर +2, ये गया, दिस इज 1 -1 एंड 1 1, इज जस्ट इक्वल टू 0। So this implies k, this is minus of 4 and plus of 2. Minus of 4 plus of 2. Minus का, this is 4 plus of 2 and this is plus of 2. This is your 1 plus of 1 which equals to 0. And simplify कर लीजिए. This is your minus of 2k and minus of 6 and this is your plus of 4 which is equal to 0. This is 2k is equals to minus of 2. So this is k is equals to minus of 2. Clear? Clear answer. Clear? So this k is equals to माइनस ऑफ 4। समझ गए? ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। बाकी रैंक के ऊपर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और जो नहीं आते उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए या हमें पर्सनली भेज दीजिए। बाकी हम यहाँ डिस्कस कर देंगे, एक आधा और प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे। तो रैंक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, रैंक कैसे निकालना होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट, कैसे रिजल्ट्स का यूज होते हैं, रिजल्ट्स को रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, है ना, और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात करेंगे। फिर मतलब 20 वीक 2 लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन खत्म कर लेंगे, 2 से 3 लेक्चर में। एंड उसके बाद वेक्टर स्पेसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर स्पेसेस से प्रॉब्लम मिलेगा ही नहीं। ओके, सो तो आज के लिए इतना ही।